सुनसान रास्ते पर एक लड़का अकेला खड़ा था। उसकी आंखें सामने थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और ही दुनिया में खोया हो। वो धीरे धीरे अपने चारों तरफ देख रहा था। मैं यहाँ क्या कर रहा हूं? मैं यहाँ क्यों आया था? उसने अपना सर पकड़ लिया। कुछ पल तक वो चुप खड़ा रहा। उसकी आंखों के सामने जैसे धुंध छा गई। तभी दूर से एक आदमी बारिश में अपनी दवाई की थैली लेकर जाता हुआ दिखाई दिया। रघु की नजर उस आदमी पर पड़ी। वो गोपाल वैद्य थे। चौधरी साहब की बहू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। अच्छा हुआ मैंने सारी दवाइयां ले ली। बहुत तकलीफ में थी बेचारी। उम्मीद करता हूं कि मेरी दवाई से उन्हें जल्द राहत मिल जाएगी। बारिश तो और तेज हो गई। मुझे जल्दी जल्दी घर जाना चाहिए। माधव भी मेरा इंतजार कर रहा होगा। रघु अचानक उसे देखने लगा और तभी उसके दिमाग में जैसे किसी ने जोर से दरवाजा खोल दिया। एक बीमार बूढ़े आदमी की तस्वीर उसकी आंखों के सामने कौंध गई। फिर एक आवाज उसके कानों में आई। लग रहा है ये मेरी आखिरी रात है। शाम का समय था। आसमान में काले बादल छाए थे। तेज बारिश हो रही थी। गांव की कच्ची गलियों में पानी भर चुका था। बाबा जल्दी बाहर आइए। क्या हुआ माधव? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहा है अभी? चौधरी काका का आदमी आया है। उनकी बहू की तबीयत अचानक खराब हो गई है। हाँ बाबा कह रहा है कि बहुत तेज बुखार है। चल ठीक है, मैं देख कर आता हूँ। लेकिन बाबा बाहर देखिए, इतनी तेज बारिश हो रही है। बीमार आदमी बारिश देखकर थोड़ी ठीक हो जाएगा। गांव में वैद्य हूं बेटा, मेरा यही काम है। गोपाल अपनी दवाई की थैली उठाता है और घर से बाहर निकल जाता है। गोपाल गांव का पुराना वैद्य था। उम्र भले ही बढ़ गई थी, लेकिन किसी बीमारी को देखकर वो कभी पीछे नहीं हटा था। बारिश हो, आंधी हो या आधी रात, अगर किसी को उसकी जरूरत होती तो वो अपनी दवाई की थैली लेकर निकल पड़ता। कुछ देर बाद गोपाल बीमार औरत को दवाई देकर वापस अपने घर लौट आता है। रात काफी हो चुकी थी। बारिश पहले से भी ज्यादा तेज हो गई थी। गोपाल अपने घर में दवाई की थैली रख रहा था। माधव चूल्हे के पास बैठा था। बाबा आज तो आपने पूरा दिन लोगों को देखने में निकाल दिया। अब तो कोई नहीं आएगा। ऐसी बारिश में कौन घर से निकलेगा? भगवान करे किसी को जरूरत ना पड़े। आप खाना खा लीजिए। पहले तू खा ले बेटा। आप हाथ मुंह धो लीजिए, हम साथ खाते हैं। बाहर बारिश की आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी। तभी बाहर से आवाज आती है जैसे कोई पानी भरे रास्ते पर चल रहा हो। माधव अचानक चुप हो जाता है। क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा। फिर चुप क्यों हो गया? अब आपने वो आवाज नहीं सुनी? कौन सी आवाज? कोई बाहर चल रहा है। मैंने तो नहीं सुनी बेटा। तभी उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। ऐसा लग रहा था कि कोई अपनी पूरी जान लगाकर उनका दरवाजा पीट रहा हो। वैद्य जी। कौन है? वैद्य जी मैं हूं। कौन? रघु, बेलवा गांव से आया हूं। बेलवा गांव से? इतनी रात को? रघु, क्या हुआ बेटा? वैद्य जी मेरे बाबूजी बहुत बीमार हैं। क्या हुआ उन्हें? बहुत तेज बुखार है। सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। कब से बीमार है? 3 दिन से, लेकिन आज शाम से उनकी हालत बहुत खराब हो गई है। तुम्हारे गांव में कोई और वैद्य नहीं है बेटा? है, पर वो इस समय घर पर नहीं है। तो सुबह तक इंतजार कर लेते। इतनी बारिश में इतना दूर क्यों चले आए? नहीं वैद्य जी, क्योंकि मेरे बाबूजी बहुत बीमार है। बेटा बाहर बहुत तेज बारिश है, रास्ता भी खराब है। मुझे पता है वैद्य जी, फिर भी आपको चलना होगा। बाबा आप इतनी रात को मत जाइए। भैया मैं हाथ जोड़ता हूं, आप अपने बाबा को मत रोकिए। अरे मैं रोक नहीं रहा, लेकिन इतनी रात में बेलवा गांव जाना ठीक नहीं है। मेरे बाबूजी की जान का सवाल है। गोपाल कुछ सोचता है, फिर रघु के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है बाबा। माधव, अगर कोई बीमार है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। माधव, तू जल्दी से मेरी जरूरत की दवाइयां रख दे। रघु, तू अंदर आजा, कपड़े बदल ले, फिर चलते हैं। तू भी पूरा भीग गया है। रघु आजा बेटा, माधव के कपड़े पहन ले। नहीं वैद्य जी, आप बस बाहर आइए।
गोपाल और रघु बारिश में आगे बढ़ रहे थे। दोनों चुपचाप आगे चलने लगते हैं। रघु, तुम्हारा घर कितना दूर है? बस थोड़ी दूर और। तुम्हारे पिताजी को बहुत तेज बुखार है। हाँ वैद्य जी। क्या दवाई दी थी उन्हें? नहीं, क्यों? घर में दवाई नहीं थी। कुछ दूर जाने के बाद गोपाल को एक पुराना रास्ता दिखाई देता है। ये रास्ता तो गांव से बाहर जाता है। तुम्हारा घर गांव के बाहर है? हाँ, आखिरी घर है। तुम्हारे घर के पास कोई और रहता है? नहीं। दोनों फिर आगे बढ़ते हैं। बारिश थोड़ी कम हो जाती है। कुछ देर बाद रघु एक छोटे से पुराने घर के सामने रुक जाता है। गोपाल घर को देखता है। घर बहुत पुराना था। आंगन में घास उगी हुई थी। वैद्य जी, यही मेरा घर है। तुम्हारे पिता अंदर है? हाँ, मेरे पिताजी अंदर है। तो चलो जल्दी अंदर, यहां क्यों खड़े हो? रघु अचानक रुक गया। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर गोपाल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या हुआ रघु? वैद्य जी, आप अकेले अंदर जाइए। अंदर जाकर मेरे बाबूजी का इलाज कीजिए। हाँ, वो तो मैं करूंगा ही, लेकिन तुम बाहर क्यों खड़े हो? इस तरह बारिश में भीगोगे तो तुम्हारी भी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं अंदर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? ये तो तुम्हारा ही घर है ना। बस आप जाइए। देखो रघु, तुम्हारे पिता की तबीयत खराब है। तुम मुझे इतनी दूर लेकर आए हो, अब बाहर खड़े रहने से क्या फायदा? अंदर चलो। नहीं, आप बस मेरे बाबूजी को बचा लीजिए। अंदर जाइए। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। गोपाल अंदर जाता है। अंदर एक कोने में चारपाई दिखाई देती है। चारपाई पर एक बूढ़ा आदमी लेटा था। गोपाल तेजी से उसके पास गया। काका, ओ काका। बूढ़े ने धीरे से आंखें खोली। गोपाल ने उन्हें पहचान लिया। वो हरिया काका थे। वो कई बार पहले भी उसके पास दवा लेने आए थे। काका, मैं गोपाल हूं, रामपुर गांव का वैद्य। हरिया काका ने उसे गौर से देखा। गोपाल, तुम यहां? काका, मैं तो आप ही की जांच करने आया हूं। अपना हाथ दिखाइए, पहले आपकी नब्ज जांच लूं। कुछ देर तक जांच करने के बाद वो हैरान हो गया। नब्ज बिल्कुल सामान्य थी। चेहरे पर कमजोरी जरूर थी, लेकिन कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। काका, आपकी तबीयत कैसी है? अब तो ठीक है बेटा। ठीक है? लेकिन आपका बेटा तो कह रहा था कि आपकी हालत बहुत खराब है। मेरा बेटा रघु? ये सुनते ही हरिया काका के चेहरे पर अचानक सवाल उभर आया। क्या कहा तुमने? हाँ, आपका बेटा रघु? मेरा बेटा रघु तुम्हें यहां लेकर आया है? हाँ काका, वही मुझे आपके इलाज के लिए यहाँ लेकर आया है। काका चारपाई से उठने की कोशिश करने लगे। धीरे से उठिए काका। क्या बात है काका, आप इस तरह से क्यों बर्ताव कर रहे हैं? गोपाल, मेरा रघु तो एक हफ्ते पहले घर से गया था, लेकिन वो वापस नहीं आया। क्या मतलब? एक हफ्ते पहले मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उस दिन भी ऐसी ही तूफानी रात थी। उसने मुझे कहा कि वो रामपुर गांव से तुम्हें लेने जा रहा है। मैंने उसे बहुत मना किया कि इतनी तेज बारिश हो रही है, मत जा, पर वो फिर भी चला गया। वो कहता रहा कि उसे मेरी ये हालत देखी नहीं जा रही है, और वो घर से निकल गया। तब से एक हफ्ता बीत गया है और वो घर नहीं आया। हर बार जब बाहर से किसी के कदमों की आवाज आती है, मुझे लगता है रघु आ गया। मैं दरवाजा खोलता हूं, लेकिन बाहर मेरा रघु नहीं होता। मैंने खुद से कई बार कहा कि नहीं, मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, लेकिन उसका इंतजार करते करते आज 7 दिन हो गए, और आज अचानक तू आकर कह रहा है कि मेरा बेटा रघु तुझे यहां लेकर आया है। कहां है मेरा बेटा? ले चल मुझे उसके पास। जी, वो बाहर ही खड़ा है, चलिए। गोपाल ने उन्हें सहारा दिया। दोनों धीरे धीरे घर से बाहर निकलने लगे
और जैसे ही दोनों दरवाजे के बाहर आए, उनके सामने रघु खड़ा था। बारिश की हल्की बूंदें उसके शरीर पर पड़ रही थीं। वो बिल्कुल शांत खड़ा था। उसने अपने पिता को देखा। उसके चेहरे पर ऐसी खुशी आई जैसे उसने अपने पिता को बरसों के बाद देखा हो। बाबूजी, आप ठीक हो गए? हाँ बेटा, मैं ठीक हो गया हूं। मैंने कहा था ना बाबूजी, आपको कुछ नहीं होगा। हरिया काका आगे बढ़े। एक बात बता रघु, तू 1 हफ्ते से कहां था? 1 हफ्ता? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी अभी गया था। 1 घंटे पहले वैद्य जी को लाने के लिए आपकी तबीयत जो खराब हो गई थी, आप जोर जोर से खांस रहे थे, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और आपका बदन तप रहा था। ये कैसी बातें कर रहा है बेटा? उस बात को बीते हुए तो 1 हफ्ता हो गया है। तू तो 1 हफ्ता पहले घर से निकला था वैद्य को लाने, और फिर तू आया ही नहीं। मैं इसी दरवाजे पर बैठे बैठे रोज तेरा इंतजार करता था। कहां था तू 1 हफ्ते से? रघु चुप हो गया। उसने अपने हाथों की तरफ देखा, फिर अपने कपड़ों की तरफ। अचानक उसके चेहरे पर भय उतर आया। उसे ऐसा लगा कि उसे किसी चीज का एहसास हुआ हो। बाबूजी। हाँ बेटा। बाबूजी, आपने कहा कि मैं 1 हफ्ते से घर नहीं आया। और वैद्य जी, मैं आपसे कब मिला था? 1 घंटे पहले तुम मेरे घर आए थे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ बेटा? रघु ने पीछे की तरफ देखा। वो उसी रास्ते को घूरने लगा जहां से वो गोपाल को लेकर आया था। अचानक उसके चेहरे का रंग बदल गया। मुझे याद आ गया मेरे साथ क्या हुआ था। मैं मर चुका हूं बाबूजी। तू क्या कह रहा है रघु? ये सच है बाबूजी, मैं मर चुका हूं। ऐसा कैसे हो सकता? तू तो हमारे सामने खड़ा है। देख गोपाल, तुझे भी ये दिख रहा है ना? हाँ काका, मुझे भी रघु दिख रहा है। बाबूजी, उस रात आप बहुत बीमार थे। आपका बदन तप रहा था, आप सांस नहीं ले पा रहे थे। मैंने आपसे कहा था कि बाबूजी मेरा इंतजार करना, मैं जल्द से जल्द वैद्य को लेकर आता हूं। लेकिन उस रात मैं वैद्य को लेकर नहीं आ पाया और मैं आपको छोड़कर चला गया, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं बेटा, तू मुझे छोड़कर नहीं गया। तू तो वैद्य को बुलाने गया था। रघु कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने जैसे वो रात दोबारा जीवित हो गई। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैं अकेला जा रहा था आपके गांव की तरफ आपको लाने के लिए। पिताजी की तबीयत इतनी खराब थी कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि जल्द से जल्द आपके पास कैसे पहुंचूं। फिर मुझे याद आया कि नदी पार करके जाने पर मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, इसलिए मैं नदी के पास गया। उस रात नदी में पानी बहुत बढ़ गया था। मैं सोच रहा था कि अगर मैं जल्द नहीं पहुंचा तो कहीं बाबूजी को कुछ हो ना जाए। मेरे बच्चे, तुझे मेरी इतनी चिंता है? आप मेरे बाबूजी हैं, आपके अलावा मेरा है ही कौन। मैं नदी के पास पहुंचा, हवा बहुत तेज थी, मैं नदी में गिर गया। हे भगवान, ये क्या कह रहा है तू? तू नदी में गिर गया? मैं बहुत देर तक पानी से लड़ता रहा। मैं बार बार किनारे तक आने की कोशिश कर रहा था। मैंने कई बार लोगों को आवाज भी लगाई, लेकिन उस रात बारिश इतनी तेज थी कि मेरी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। आखिरी बात बस मुझे इतना याद है कि मेरे बाद आप अकेले कैसे रहेंगे। तो आपकी तो तबीयत भी बहुत खराब थी। मैं सोच रहा था कि बाबूजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे और मैं उस पानी में डूबकर मर गया। नहीं, तू आ गया बेटा, तू आ गया मेरे पास। वैद्य जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको रात के अंधेरे में इस बारिश में अपने साथ लेकर आ गया। तुमने मुझे इसीलिए बुलाया क्योंकि तुम्हें तुम्हारे पिता की चिंता थी। तुम मरने के बाद भी अपना कर्म नहीं भूले। इसके लिए माफी मत मांगो। तुम्हारे जैसा बेटा हर किसी को नहीं मिलता रघु। नहीं, मेरा बेटा नहीं मर सकता।
तू नहीं मर सकता रघु। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि तू मुझे छोड़कर चला गया। 7 दिन तक मैं दरवाजे पर बैठा रहा, उसका इंतजार करता रहा। मुझे क्या पता था कि मेरा बच्चा मर चुका है, अब इस दुनिया में नहीं है। और आज जब वो आया तो आत्मा बनकर। आत्मा बनने के बाद भी उसे मेरी ही चिंता थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो जिंदा है या मर गया। मैं चाहता हूं कि वो मेरे साथ ही रहे। मैं उसे खोना नहीं चाहता। नहीं पिताजी, मैं जा चुका हूं। गोपाल रघु काका को बहुत समझाते हैं, पर वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। उनकी परेशानी देखकर रघु वहां से गायब हो जाता है। आपको अब अपने बेटे को जाने देना होगा काका। तुम सही कह रहे हो गोपाल, मैं अपने बेटे को तकलीफ में नहीं देख सकता। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल सन्नाटा हो गया। रघु काका समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या बोले। उनकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। मुझे मानना ही होगा कि वो मर चुका है। अब मेरा बेटा नहीं रहा। गोपाल, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? मेरा रघु जहां मरा था, मुझे वहां ले चलो। जिस बेटे ने मेरे लिए अपनी जान दे दी है, मैं उसके पास जाना चाहता हूं और उसे मुक्ति दिलाना चाहता हूं। गोपाल कुछ नहीं बोल सका। दोनों नदी की तरफ चल पड़े। रास्ते में हरिया काका चुप रहे। नदी के किनारे वो एक पत्थर पर बैठकर बहुत देर तक पानी को देखते रहे। हरिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। रघु बेटा, अगर तू यहां है, अगर तू मेरी बात सुन रहा है तो मेरे सामने आ। हरिया की बात सुनकर रघु वहां आया। दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगे। तू मेरे लिए वैद लेने निकला था, लेकिन तू वापस नहीं आया। आज मैं समझ गया कि तू मुझे छोड़कर नहीं गया था। तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दी और आखिरकार इस नदी में विलीन हो गया। तू जा बेटा, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। तूने अपना काम पूरा कर दिया। तू वैद को मेरे पास ले आया। अब मुझे कोई बीमारी नहीं है। तू मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हो चुका हूं। हाँ बेटा, तू जा, जहां भी रहना खुश रहना। देखते ही देखते रघु आकाश में धुंध बनकर गायब हो गया। हरिया काका मुस्कुराए। गोपाल की भी आंखें भर आई थीं। हवा धीरे धीरे शांत होने लगी और उसी पल नदी के ऊपर से ठंडी हवा चली। गोपाल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास आकर धीरे से कुछ कहा। शुक्रिया वैद्य जी, मेरे पिताजी का ख्याल रखिएगा। गोपाल का शरीर सिहर गया। उसने तुरंत पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पीछे नदी बहती रही। सूरज धीरे धीरे ऊपर उठ गया। उस दिन के बाद रघु फिर कभी दिखाई नहीं दिया। लेकिन गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं कि जब भी बरसात की किसी रात को कोई राह भटक के उस पुराने रास्ते पर पहुंचता है तो उसे दूर से एक लड़का दिखाई देता है। वो लड़का उन्हें रास्ता दिखाता है, लेकिन किसी से अपना नाम नहीं बताता।